चलिए स्टार्ट करते हैं। आज संडे 16 मई 2021। आज का जो ये सेशन है, मैं चाहूंगा अगर आप लोग आपके लिए पॉसिबल हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपना कैमरा बंद रखना प्रीफर कर सकते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ फर्स्ट। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। माई सेल्फ सीए दिनेश वडेरा। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लगभग पिछले 9 सालों से बच्चों को अलग अलग लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पर्टिकुलरली मैं पढ़ाता हूँ कॉमर्स के बच्चों को। और मैं पढ़ाता हूँ जो उन बच्चों को जो सीए करना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। एक मिनट जरा, किसी का माइक चालू हो तो बंद कर देते हैं। ठीक है, नाम इट्स ओके। तो थिंग इज दैट कि मैंने क्वालिफाइड किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद मैंने मुंबई में 4.5 साल तक काम किया है। उसके बाद मैं आईसीआईसीआई बैंक में डेप्यूटी मैनेजर के पोस्ट पर भी रहा हूँ। और क्योंकि पढ़ाना और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना मेरा पहले से ही पैशन रहा है, मैं काफी लंबे समय से एक व्यवसायिक के तौर पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉमर्स में। अगर आप सोच रहे हो कि अभी पर्टिकुलरली मेनली ये जो हमने आज का सेशन रखा है वो उन पेरेंट्स के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी 10th पास आउट हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड की सिचुएशन की वजह से एग्जाम्स हो नहीं पाई। और सबसे पहले सीबीएसई ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि एग्जाम नहीं होंगे 10th के और बच्चों को रोल ओवर कर दिया जाएगा। सीबीएसई के बाद स्टेट बोर्ड का भी शायद यही फैसला है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं हो पाएंगे और बच्चों को आगे भेज दिया जाएगा। तो काफी पेरेंट्स और काफी बच्चों ने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो अभी समय है, इन सब चीजों के डिसीजन लोग मई या जून में लेते हैं जब रिजल्ट आते हैं, या एग्जाम होने के बाद इस सब चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। पर क्योंकि एग्जाम होने नहीं वाले तो अभी काफी जल्दी लोगों को फैसला भी लेना है। तो हमारे पास देखिए, मेनली तो 10वीं के बाद 3 मेन कॉमन रास्ते होते हैं कि हम कहाँ जाए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है साइंस, जिसमें बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड को चुनते हैं और उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। साइंस के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है आर्ट्स का। आर्ट्स में आमतौर पे वो बच्चे जाना चाहते हैं जिनको इतिहास पढ़ने में या इकोनॉमिक्स पढ़ने में या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, या तो फिर आगे चल के वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। तो कई लोग ये प्रीफर करते हैं कि मैथमेटिक्स लेके आर्ट्स ले लो, तो आपकी अवांतर वाचन और एक्स्ट्रा रीडिंग बहुत होती है, जिसका आपको फायदा मिलता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बात करते हैं हम जिसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, या आज का जो सेशन हमने रखा है मेन, ये सेशन है कि कॉमर्स फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज है और हम कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा एक इमेज हम शेयर करते हैं। लेट्स सी कि इसमें आपको क्या नजर आएगा। तो वेरी पॉपुलरली कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस है इसको पहले देख लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर एक इमेज है जहां एक बच्चा आपको दिख रहा है कि वो सोच रहा है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या ऑप्शन है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा भी। पहला तो एक ऑप्शन है कि व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द 12th कॉमर्स। 12वीं में कॉमर्स करने के बाद, मतलब 11वीं 12वीं कॉमर्स करने के बाद आप फॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए एक कोर्स चुन सकते हो जिसका नाम है बीबीए, जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आमतौर पे बीबीए के बाद लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमबीए करना प्रीफर करते हैं। तो आप कॉमर्स लेके बीबीए और प्लस एमबीए ये कॉम्बिनेशन अपने लिए चुन सकते हो। अब बात आती है कि ये बीबीए और एमबीए लोग करते क्या है। तो बीबीए या एमबीए ये एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोर्स है। आमतौर पे बड़ी कंपनियों में जहां पर अच्छे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, उन फील्ड के लिए या जॉब के लिए बीबीए या एमबीए किए गए हुए कैंडिडेट्स का कंपनी चुनाव करती है। अब बीबीए और एमबीए में कौन सी फील्ड होती है, तो इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। जैसे बीबीए हो या एमबीए हो, इसमें आप सेल्स और मार्केटिंग अपना मेन एक एरिया चुन सकते हो। तो आपका जो आगे का भविष्य करियर या जॉब रहेगी वो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में रहेगी।
दूसरा इसमें जो पॉपुलर स्ट्रीम है वो है एचआर, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। एचआर में ये होता है कि भाई बड़ी कंपनियों में जहां पर बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, ये कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। लोगों की भर्ती करना, उनके प्रोग्रेस के बारे में सही से निर्णय लेना, और पूरा जो टीम होता है एक बड़े कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का, उसे मैनेज करना। इसके आप हेड रहते हो एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर और मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग के अलावा बीबीए और एमबीए में अगला पॉपुलर जो स्ट्रीम है वो है फिनांस का, जिसे हम मार्केट रिसर्च एनालिसिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, जहां पे कंपनी के पैसों से जुड़े हुए निर्णय लेने के लिए कैंडिडेट्स को चुना जाता है। तो तीनों ही अपने आप में काफी लुभावने और अट्रैक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल है अगर बच्चा आपका कॉमर्स लेता है तो। हाँ, बीबीए और एमबीए कहाँ से करते ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बीबीए और एमबीए में अच्छा पैकेज मिलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कॉलेज का चयन। तो आपको अच्छा कॉलेज मिले इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, एंट्रेंस क्रैक करो, और फिर आप बीबीए और एमबीए चुन सकते हो। इसमें और भी दोनों रास्ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाता है तो कम से कम खर्चे में हो जाता है बीबीए भी और एमबीए भी। अदरवाइज डोनेशन प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत हेवी और ज्यादा भी है। अगली जो फील्ड है जो कॉमर्स करने के बाद आपके पास ओपन रहती है, जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, शॉर्ट में हम इसे सीएस बोलते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी करते क्या है? तो जो बड़ी कंपनियां होती है जैसे रिलायंस है, टाटा है, ऐसी कंपनियों में एक फील्ड बहुत कानूनन तौर पे कंपलसरी होती है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को आपको कंपनी में चुनना है और एक पोस्ट ऐसी रखनी है जिसका नाम होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी के पूरे कार्यकाल जो भी काम कंपनी करती है उसके लीगल मैटर्स पे ध्यान देते हैं। तो इनका काम होता है कि कंपनी जब चल रही है तो हर कायदा, हर कानून उसका पाला जा रहा है, और किसी भी कानून का हम दुरुपयोग नहीं कर रहे या फिर कोई कानून हमसे नहीं टूट रहा है। इसमें अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस के, शेयर मार्केट के जो नियम और कानून होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के से जुड़े हुए कानून होते हैं, फॉरेन से फंडिंग करने के जो कानून होते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यवहार करते वक्त अपने देशों की और दूसरे देशों के कानूनों का जो पालन करना होता है, उसका समावेश होता है। तो ये काफी एक अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव फील्ड है, और इनिशियली काफी आजकल के यंगस्टर कंपनी सेक्रेटरी बनने की तरफ पॉजिटिवली सोच रहे हैं। एक प्रकार से कंपनी सेक्रेटरी वकील का काम करता है कंपनी के लिए। हमने देखा है कि आम वकील कई सारे केसेस लेता है विविध प्रकार के। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के कायदों के मामले का एक्सपर्ट और जानकार होता है। उसके बाद जो एक बहुत अच्छी फील्ड है जो आपके लिए ओपन है कॉमर्स लेने के बाद, वो फील्ड है जिसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बारे में काफी लोगों ने कई सारा सुना भी होगा और देखा भी होगा। मैं खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए करते क्या है? तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है कि एक्चुअली सीए की फील्ड में होता क्या है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं व्यापारियों का और बिजनेसेस का और कंपनियों का ऑडिट, जो उनका मेन रोल होता है। दूसरा उनका काम होता है कंसल्टेंसी करना, राय देना, मशवरा देना कि वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में। जैसे कोई आपसे पूछ सकता है, कोई बड़ी कंपनी है कि भाई हमें 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, अभी पैसा कहाँ से आना चाहिए? स्टॉक मार्केट से लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, विदेश से लेना चाहिए, विदेश से लेना चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, बिजनेस स्ट्रेटेजी के मामले में, ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी मदद करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट काम ये लोग करते हैं जिसे हम टैक्स एडवाइजरी या टैक्स कंसल्टेंसी बोलते हैं। तो टैक्स की फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना महत्व है। वो लोग टैक्स के मामले में अलग अलग अपनी राय देते हैं। आज जीएसटी है, इनकम टैक्स है, ये सब काम चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बखूबी निभाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और एक फायदा ये है कि आपके पास पूरा इंडिपेंडेंस है। आप चाहो तो पढ़ लिख कर सीए बनकर जॉब भी कर सकते हो जहां आपको पगार मिलेगा। सरकारी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हो, इंडिया में कर सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो। और तो और आप अगर जॉब नहीं करना चाहते तो आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का ऑफिस लगा सकते हो और अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो। उसके बाद और क्या ऑप्शंस बचते हैं? तो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं एलएलबी या एलएलएम, बैचलर ऑफ लॉ हम इसे बोलते हैं। वकीली कर सकते हो आप। तो लॉयर बनने के बाद आपके पास और भी स्पेशलाइजेशन के बहुत सारे रास्ते खुले रहते हैं। जैसे आप लॉयर बन के क्रिमिनल प्रैक्टिस कर सकते हो। क्रिमिनल प्रैक्टिस में खून खराबा, झगड़े, दंगा फसाद, ये सब केसेस आपको मिल सकते हैं, आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हो। आप सिविल प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी वाद तंत्र या कानूनी पेचीदगी
के रिलेटेड लोग आपके पास आएंगे। आप एक टैक्स लॉयर भी बन सकते हो, जहां पर आप बाकी तो कुछ नहीं करते, पर टैक्स से जुड़े हुए कानूनों के काम करते हो, लोगों को सलाह देते हो, राय देते हो, लोगों के रिटर्न्स इनकम टैक्स के हो या जीएसटी के हो वो भरते हो। केसेस अगर लोगों पे लगती है, टैक्स की नोटिसेस आती है, तो आप उसके जवाब दे पाते हो। कई सारे पेरेंट्स के दिल में ये सवाल रहता है कि भाई हम तो हमारे बच्चे को सरकारी जॉब दिलाना चाहते हैं, तो क्या बच्चा कॉमर्स लेने के बाद यूपीएससी या एमपीएससी जैसी परीक्षाएं दे सकता है, कलेक्टर बन सकता है, तहसीलदार बन सकता है, तलाटी बन सकता है? तो हाँ भाई, ये रास्ता भी आपके लिए बिल्कुल ओपन है। आप कॉमर्स लेने के बाद किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी और एमपीएससी देने के लिए ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है, वो किसी भी फील्ड से किया जा सकता है। तो उसके बाद आप कलेक्टर भी बन सकते हो, कमिश्नर भी बन सकते हो, और किसी भी सरकारी पद को परीक्षा देकर पास कर सकते हो। पर उसके लिए आपको या तो बीबीए करना पड़ेगा या तो बीकॉम करना पड़ेगा। और एक अच्छी फील्ड से जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, इसे हम वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाएं मानते हैं। इन संस्थाओं में और इन जगहों पे विशेष महत्व है कॉमर्स के ग्रेजुएट्स का, जहां पर आपको बैंक में अच्छी जॉब लग सकती है। आप डायरेक्ट भी भर्ती हो सकते हो बैंक में, या अलग अलग बैंक की अपनी परीक्षाएं होती है, वो देकर भी आप बैंक में जा सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर है। उसके बाद कई सारे सरकारी कंपनियों में अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट रहती है। ये मिलिट्री में रहती है, ये हॉस्पिटल्स में रहती है, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या एमएससीबी में रहती है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में रहती है, ये जिला परिषद के ऑफिस में होती है, ये कलेक्टर ऑफिस में होती है। इनकी सबकी एक अपनी एग्जाम होती है। ये एग्जाम देके आप अकाउंट ऑफिसर के तौर पे अपना करियर वहां पर स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को वहां पर आगे बढ़ा सकते हो। मोस्ट पॉपुलर जो एक इजी वे है कॉमर्स लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, वो है अगला बीकॉम और एमकॉम। तो कई लोग मानते हैं कि भाई फॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम कर लो और ग्रेजुएशन के बाद जो भी रास्ते आपके लिए है आप कर सकते हो। कुछ लोग एमकॉम करते हैं, एमकॉम करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हो, फैकल्टी बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। आप एमकॉम में भी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, फाइनेंस ऐसा स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और इसमें भी जॉब की कई सारी अपॉर्चुनिटी कई शहरों में मौजूद है। और तो और इन सब चीजों के अलावा अगर आपको एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप पढ़ते ही रहना चाहते हो, पढ़ाते रहना चाहते हो, जैसे कि मैंने चुना अपने लिए, तो आप पीएचडी और एमफिल जैसे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी कर सकते हो, जिसको करने के बाद आप अपने के नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो। तो यू विल बी हाईली रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद सीपीए एक कोर्स है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये विदेशों में किया जाता है, कनाडा में है, ये जर्मनी में होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये यूएसए में होता है। तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ही इक्विवेलेंट इसको स्कोप है। सिलेबस मोर और लेस सेम है। तो कई सारे स्टूडेंट इंडिया में ग्रेजुएशन और कॉमर्स की पढ़ाई करने के साथ साथ इंडियन सीए, सीएस और साथ में सीपीए जैसे कोर्सेज भी करते हैं। ऐसे कम से कम 1,000 से ज्यादा लोग होंगे जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के सीपीएस भी है। सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत इनके कानूनों में देश के अनुसार फर्क होता है, पर आपको बहुत सारे पेपर देने भी नहीं होते। सीएफए कर सकते हो आप, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, तो ये एग्जाम दे सकते हो। पहले तो इसकी एग्जाम देने के लिए यूएसए जाना होता था, अब तो इसके सेंटर्स भी इंडिया में आ चुके हैं, तो लोग बॉम्बे और पुणे से और बैंगलोर से और अहमदाबाद जैसे सिटी से भी इसके एग्जाम्स देते हैं। सीडब्ल्यूए भी एक ऑप्शन है, जिसको हम कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बोलते हैं। आमतौर पे बड़ी सरकारी कंपनियों में जैसे सेल है, भेल है, ऐसी कंपनियों में जहां पर बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होता है, इन सब प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिसाब रखने का और कॉस्टिंग का जो मेन दारोमदार होता है वो सीडब्ल्यूए पे होता है। तो सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए इन सबकी अपनी एक प्रोफेशनल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन चीजों पे ध्यान देती है। बीसीए एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए एमसीए, ये फील्ड में भी कॉमर्स लेने के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिलती है। और इसके अलावा सिर्फ दो रास्ते ऐसे हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं कॉमर्स लेने के बाद, वो है आप डॉक्टर नहीं बन सकते और दूसरा है आप इंजीनियर नहीं बन सकते। एक डॉक्टर और इंजीनियरिंग की फील्ड थोड़ी, तो हर वो फील्ड, आप आर्किटेक्चर में भी जा सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो, और आपका कोई स्किल बेस्ड आप पैशन चुनना चाहते हो, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट है जो 12th कॉमर्स लेने के बाद फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर के कोर्सेज की तरफ भी आगे बढ़े हैं। तो ये रास्ते भी आपके लिए बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल भी बंद होते नहीं है। इसमें ज्यादातर बच्चों का तो ये ख्वाब होता है कि कॉमर्स लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बनना चाहिए, तो ये कोर्स बिल्कुल किया जा सकता है। अब बात आती है कि विषय क्या पढ़ने चाहिए। मान के चलिए कि आपका फैसला हो जाता है
कि आपको कॉमर्स लेना है और कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ना है, तो लेट्स हैव अ लुक एट अ लिटिल ग्राफिक व्हिच विल लेट यू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू टेक व्हाइल टेकिंग अ कॉमर्स। तो मैं बात करता हूँ कॉमर्स, आप 11 12th में स्टेट बोर्ड और सीबीएसई ऐसे दो बोर्ड्स हैं हमारे पास। तो आप कोई भी चुनिए, मैं फिलहाल आप अभी के लिए आपको स्टेट बोर्ड के बारे में ऑप्शंस बता देता हूँ कि भाई 11वीं 12वीं कॉमर्स में कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो सबसे जो मेन है वो है 4 कॉमर्स के विषय होते हैं इसमें। 11वीं में भी यही 4 सब्जेक्ट है, 12वीं में भी यही का 4 सब्जेक्ट है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट और मेन सब्जेक्ट है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको हम अकाउंट बोलते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में हम इसको इको बोलते हैं। अगला सब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओसीएम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और फिर फोर्थ सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स। अब आप बोलते हो कि भाई हमें तो कॉमर्स इसलिए लेना है ना क्योंकि हमें मैथ से डर लगता है। तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आगे कई सारे कोर्सेस ऐसे हैं, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट की सीपीए, सीएफए कनाडा की, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीडब्ल्यू जैसे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको मैथ्स नाम का सब्जेक्ट होता है। तो हम नहीं चाहते, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका अगर आदत और प्रैक्टिस छूट जाए तो आगे चल के फिर तकलीफ जाती है इन सब चीजों को वापस से ग्रास्प करने के लिए। आपको एमबीए करना है, एमबीए की एंट्रेंस देनी है, अच्छा कॉलेज पाना है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, इसलिए गणित और मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। आप यूपीएससी एमपीएससी देना चाहते हो, वहां पर भी आपको मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है। उसकी हमारी आदत ना छूटे इसलिए हम मैथमेटिक्स को पढ़ते रहते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके और में आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले सकते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमर्स का स्टूडेंट आमतौर पे पढ़ता है। इन 4 सब्जेक्ट के अलावा आपको इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज होती ही है, जो आपके 10th के बोर्ड में भी थी। इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, 100 मार्क का पेपर अलग से। हाँ, सेकंड लैंग्वेज आप क्या लेते हो, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, जैसे हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, मराठी ले सकते हो। वैसे तो हम ये वेबिनार हर संडे को आयोजित करते हैं। ईच संडे वी टेक फॉर द स्मॉल बैचेस ऑफ 15 20, 10 15 20 जितने भी पालक और विद्यार्थी आते हैं। तो भाई ज्यादातर बच्चे, अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे यवतमाल सिटी से है या यवतमाल के बारे में सोच रहे हो, तो यवतमाल में कॉलेजेस कौन से जहाँ पर आप कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हो। मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ नागपुर से भी है, वर्धा से भी है, और अमरावती से भी ज्वाइन किए। पर अभी यवतमाल में हमारे पास 4 पॉपुलर कॉलेज है, जिसमें है जवाहरलाल दर्डा जूनियर कॉलेज। आपको अगर मैथ्स लेना है तो ये एकमात्र कॉलेज ऐसा है जो मैथ का ऑप्शन देता है, गणित का ऑप्शन देता है, बाकी कॉलेजेस में नहीं। जाजू कॉलेज काफी एक पॉपुलर कॉलेज है। उसके बाद अन्य महिला विद्यालय है और अमलोचन कॉलेज है। आपको जो उचित लगे आप इसमें से अपने लिए कॉलेज चुन सकते हो। कॉलेज में एडमिशन कब करनी है, तो प्रोसेस लगभग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सब कॉलेज वाले जानते हैं कि 10वीं के एग्जाम्स नहीं होने वाले, बच्चों को मार्कशीट मिलेगी। तो उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। आपका अगर निर्णय पक्का हो गया हो तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये स्ट्रिक्टली हमने रखा है कि आधा घंटा चलेगा। मैं अपनी बात को खत्म करके जो भी डाउट्स आपको रहेंगे उसको पूछने के लिए मैं आपको आखिरी के 5 मिनट 10 मिनट का मौका दूंगा, फिर हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। 11वीं 12वीं कॉमर्स के लिए हमारी क्लासेस कब से शुरू होगी, अगर आप क्लास करना चाहते हो तो इट्स ऑल अप टू यू। आप हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी है, हर मंडे को हम एक नई बैच स्टार्ट करते हैं। पहली बैच पहले से ही 3 मई से शुरू हो चुकी है, उसके बाद एक बैच शुरू हो चुकी है। अगर आप एनरोल कराना चाहते हो तो मंडे से आ सकते हो, आप कर सकते हो। फीस के बारे में बता दूं कि जहां तक हमने कोशिश की है कि इस साल लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से बहुत ही कम से कम फीस रखी जाए, तो हमने बस 1999 रुपए, मतलब लगभग 2000 रुपए एक महीने की फीस रखी है, जिसमें हम आपको चारों विषय पढ़ाएंगे, अकाउंट, एसपी, ओसीएम और इकोनॉमिक्स। इसमें अगर आप मैथमेटिक्स और लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो फिर आपके लिए फीस अलग से रहेगी। हम हमारी फैकल्टी और टीम के बारे में भी आपको बता दें कि हमारे पास कौन कौन वो शिक्षक है जो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे या आपको पढ़ाएंगे। उसमें मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद सीए और एमकॉम हूँ, मास्टर्स डिग्री है मेरे पास। और मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से 2 मेन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और सीए के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हमारे पास ख्याति कोठारी ठक्कर मैडम है जो बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएड और एमबीए है। इनको भी 9 साल का पढ़ाने का अनुभव है। ये मैथमेटिक्स पढ़ाती है 11th और 12th के बोर्ड के बच्चों को। हमारे पास नम्रता गुप्ता मैम है जो खुद सीएस फाउंडेशन क्लियर है, सीएस एग्जीक्यूटिव कर रही है, इनका एमबीए इन फाइनेंस हो चुका है। ये 3 साल से हमारे यहाँ पे 11 12 के बच्चों को सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ाती है। उसके बाद हमारे पास प्रोफेसर जेनेट बालन है। ये बहुत ही अनुभवी शिक्षिका है हमारे पास, जो 26 सालों से
बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है, इनका खुद का एमएड हुआ है इंग्लिश लिटरेचर। तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है कॉमर्स आपके पास। अगर आप कॉमर्स के बारे में सोचते हो तो आप आगे चल के सीए के बारे में भी सोच सकते हो। अगर मैं आपको क्विकली जल्दी से ये बता दूं कि सीए की पढ़ाई में क्या होता है, तो सीए बनने के लिए करना क्या होता है। तो सीए बनने के लिए आपको 3 लेवल की एग्जाम पास करनी होती है, 3 परीक्षाएं होती है जो 12वीं के बाद देनी होती है आपको। पहली लेवल को हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, जो 12वीं के तुरंत बाद देनी होती है। दूसरी लेवल है उसके 1 साल बाद, जिसे हम सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको 3 साल काम करना होता है, जो काम मिल जाता है आपको, कंपलसरी है। और उसके बाद आपको सीए फाइनल देना है। तो लगभग 12वीं के बाद 5 साल लगता है, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा समय। और साथ में हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं सीए करने के साथ साथ। सब्जेक्ट कौन से होते हैं सीए के बारे में अगर आप जानना चाहो तो सीए में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये 100 मार्क का पेपर अकाउंट में भी 12th में भी रहता है, 11th में भी रहता है, और उन्हीं चैप्टर को मिला के सीए का ये कोर्स बना है, जिसको हम एंट्रेंस या फाउंडेशन एग्जाम बोलते हैं। लॉ एंड बिजनेस एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव, बीसीआर नाम का एक सब्जेक्ट है, ये भी डिस्क्रिप्टिव। इसमें कायदे कानून के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और उसके सवाल पूछे जाते हैं। ये दोनों ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, ये 100 मार्क का पेपर है, पर ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। और एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये भी 100 मार्क का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आपको हर पेपर में 100 में से 40 अंक लाने होते हैं, और कुल मिला के 400 में से 200 अंक लाने होते हैं। और अगर आपको हर पेपर में 40 से उससे ज्यादा मार्क है और टोटल आपकी 200 या 200 से ज्यादा है 400 मार्क्स में से, तो आप सीए फाउंडेशन पास कर जाते हैं। फिर कई सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कब करनी चाहिए। तो भाई मेरा जवाब है, सीए फाउंडेशन आप 12वीं होने के बाद भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर 11वीं के साथ ही इसकी पढ़ाई चालू कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर बनने वाले नीट की प्रिपरेशन कर लेते हैं 11वीं के साथ ही, और जिनको इंजीनियरिंग करना है वो जेई की पढ़ाई 11वीं के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा तो अभी अभी 10th हुआ है, क्या मैं सीए की क्लास ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। फीस कितनी है सीए के क्लास के लिए? तो हम तो वैसे कुल मिला के 39,000 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को लगभग 3 से 3,500, और अलग अलग मैथ्स भी है अगर 11th-12th बोर्ड में, तो 4,500 रुपये हर महीने भरने होते हैं। और इस तरह से हम रोज 2.5 साल तक आपकी क्लासेस लेंगे, जिसमें 2 घंटे रोज आपकी 11th-12th की क्लासेस चलेगी, पढ़ाई होगी। और उसके बाद रोज 3 घंटे आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करोगे, पूरे 2.5 साल, मतलब 5 से 6 घंटे रोज की क्लास, 5 से 6 घंटे का रोज का होमवर्क, तो आपका पूरा दिन ऑक्युपाइड रहेगा पढ़ाई। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड कि भाई कॉमर्स फील्ड में ऑप्शन क्या है, और इसमें सीए फील्ड अगर आप चुनना चाहते हो तो आपके पास कौन से रास्ते अवेलेबल है। अब मैं मौका देना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट से। हमारे पास है आशीनैन, अद्वैत, अंकिता, आर्यन, हंसिका, ऋत्वी, कशिश, मयूरी, प्रसाद जी, रितेश, सानिका जी और शैलजा जी। तो आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपका हर सवाल को जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। आपके मन में डाउट है, बच्चों के मन में डाउट है, तो यू कैन आस्क मी। कशिश मेहता, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर आपका शायद नेटवर्क का इशू है। अब मैं वापस मौका दूंगा आपको। और कोई पूछना चाहता है कोई सवाल? मैं आऊंगा आपके पास मेहता, कशिश मेहता। आप थोड़ा नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए आपका। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ पूछना है दूसरे को? सर हेलो। जी आवाज आ रही है, बोलिए। सर एक्चुअली जो मेरा बेटा है वो सर मैथ्स में भी अच्छा है, साइंस में भी अच्छा है। सर अभी वो कंफ्यूज है कि उसको साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब हम कौन से बेसिस पे उसको साइंस लो कि कॉमर्स लो, ये बताएं मतलब। ठीक है, थैंक यू, मैं आपके सवाल को समझ गया। अब देखिए, मेन तो ये डिसीजन काफी आसान नहीं होता है, हर पेरेंट के लिए मुश्किल होता है। मैं तो बताऊं, मेरे लिए भी मुश्किल था जब मैंने ये तय किया था कि मुझे साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। ये डिसीजन कैसे ले, इसके लिए आप सबसे पहले तो बच्चों पे दबाव मत डालिए, उनके इंटरेस्ट को समझिए। उन्हें देखने दीजिए कि वकील बने हुए लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें देखने दीजिए डॉक्टर बन के लोग क्या कर रहे हैं,
उन्हें ये देखने दीजिए लोग इंजीनियरिंग बन के क्या कर रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं या कॉमर्स ग्रेजुएट क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें खुद को ये फील होता है कि नहीं ये वो जगह है या चीज है जहां मैं पहुंचना चाहूंगा या जाना चाहूंगा, तो आप बिल्कुल उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बच्चा उसी फील्ड में सफल होगा जहां उसको इंटरेस्ट है। अगर आप कई बार ये होता है, मेरे पास तो हर साल इतने बच्चे आते हैं कि फोर्सफुली बच्चों को इंजीनियरिंग में डालते हैं, फिर बच्चा कर नहीं पाता, पैसे भी वेस्ट होते हैं, समय भी, और फिर आते हैं कि बच्चों को अब कॉमर्स दिलवा के हम सीए बनवाना चाहते हैं, और बच्चे बन भी जाते हैं उसके बाद। तो भाई सबसे पहला तो इंटरेस्ट है बच्चों का। आप देखिए अगर वो मैथ्स में अच्छा है तो डेफिनेटली ही कैन डू गुड इन साइंस, नो प्रॉब्लम। और वो कॉमर्स में भी बहुत अच्छा करेगा, अच्छा स्कोर लाएगा, अच्छा रैंक लाएगा। एनीबडी एल्स? अब आ रही है सर आवाज? कशिश मेहता। जी बोलिए। हम कॉमर्स की क्लास कैसे चुने? हमारे बच्चे के लिए कॉमर्स क्लास चुनना कैसे चुने? कैसे मतलब क्लासेस कैसे चुने? मतलब काफी सारे हाँ। ऑप्शन है आपके पास। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आ, आप ये तय कीजिए कि आपको बच्चे को पढ़ाना कहाँ है। आपको पहले जगह, लोकेशन और सिटी तय करना पड़ेगा। अगर आप जिस भी सिटी में रहते हो वहां पे आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होंगे। आप बाहर गाँव भेजना चाहते हो तो देख लीजिए कहाँ, और वहां पे आपके पास जितने भी चॉइसेस है, सबसे मेन जो चीज है वो है रिजल्ट। उससे ज्यादा मायने कुछ नहीं रखता। कई बार क्लासेस बड़ी होती है, नाम बड़ा होता है, पर पुराने टीचर्स चले जाते हैं वहां से। तो मैंने भी देखा है कई सारे बड़े नाम थे, अपने जमाने में था, उनका रिजल्ट था, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर थे, फिर वक्त के साथ वो लोग चले गए। तो आज वहां पे वो बात नहीं है। तो सिर्फ बिल्डिंग देख के आपको क्लास नहीं चुननी है, आपको बच्चों से पूछना है जो उनके पास स्टूडेंट है, रिजल्ट देखना है। और सबसे मेन तो क्या है, बड़ी क्लास के अलावा मैं बोलूंगा कि ऐसी क्लास को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए आप जहाँ पे पर्सनल अटेंशन आपके बच्चों की तरफ दिया जाएगा और उनका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये आपको रिजल्ट और कोई नहीं बताएगा, वहां पढ़ने वाले पुराने बच्चे ही आपको बेहतर रिजल्ट बता सकते हैं। जी, एनीबडी एल्स? और कोई सवाल पूछना चाहेगा? नोबडी? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं मेरा नंबर आप सबको लिखवा देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, ताकि इसके बाद आपको कभी जरूरत पड़े तो आप संपर्क कर सकते हो मुझे। हो सके तो मैं। हेलो। यस। हेलो हेलो। यस। दिनेश जी। जी सुन रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये था आपसे, आज हम्म, की डेट में जो जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो लाखों में फीस लेते हैं, हम्म, तो ये जो पेंडेमिक में है, तो हम एज ए पेरेंट्स हमको समझ नहीं आता कि स्कूल में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, कोचिंग क्लास में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, कि चुनाव कैसे करें स्कूल कॉलेजेस का। जो आपने बताया अभी कि एडमिशन ले लीजिए आप। अब हम्म। मैं तो यवतमाल से नहीं हूँ, छोटी सी दूसरी सिटी से हूँ, जी अमरावती से। तो स्कूल कॉलेज का चयन कैसे करें? उनके मतलब पैसों को देख के करें, ब्रांड को देख के करें, जी या मेरी जैसे बात। जी रितेश जी, मैं आपकी बात को समझता हूँ। एक बात तो देखिए कि आपके बच्चे का 10th का रिजल्ट आया है और 12वीं का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट की मार्कशीट पे सिर्फ बोर्ड का नाम लिखा होता है कि वेदर ही इज फ्रॉम द स्टेट बोर्ड और ही इज फ्रॉम द सीबीएसई। मार्कशीट पे कहीं पे भी स्कूल का नाम नहीं होता है। स्कूल तो हम इसलिए चयन करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उसके बाकी के व्यक्तित्व का विकास अच्छा हो, उसे कंपनी अच्छी मिले, उसके दोस्त अच्छे बने, हमारे बच्चों की संगत अच्छी रहे। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि स्कूल की जो फीस होती है, यहाँ एजुकेशन में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। हमारे पे कोचिंग का पैटर्न बहुत चलता है। अच्छा एजुकेशन अगर कॉलेज में मिल जाता तो बच्चे कोचिंग ना लगाते। हमारे यहाँ पे कोचिंग पढ़ाई के लिए लगाई जाती है और अदर डेवलपमेंट के लिए बच्चे स्कूल और कॉलेज का चयन करते हैं। तो आप आपके बजट के हिसाब से, आपके बाकी प्रीफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस को चुन सकते हो। अच्छा कॉलेज, अच्छी संगत, ये बहुत जरूरी होता है। और हर पेरेंट चाहेगा कि उनका बच्चा ऐसी जगह पर जाए जहां पर उसके दोस्त अच्छे बने और उसका विकास अच्छा हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप फैसला ले सकते हो कि आपको कहाँ। अब बात रही फीस की, फीस तो एक मैटर है ही। आजकल एजुकेशन बिल्कुल एक सस्ती चीज नहीं रही। वहां पे कुछ कॉलेजेस की और कुछ ट्यूशंस की अपनी भी मजबूरियां है, कॉस्ट है, पगार है, और अच्छे लोगों से अगर आपके बच्चों को पढ़वाना है तो सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे पढ़ाने वाले भी अब कम फीस में नहीं मिलते। ये भी एक वास्तव है। तो ये तो आपको पूरा सारा सार विचार करना चाहिए। पर जहां तक हो सके अच्छा कॉलेज आपको चुनना चाहिए, आप जिस भी सिटी में चुन रहे हैं। जी, और कोई किसी को सवाल पूछना है?
तो चलिए, मेरे ख्याल से हमने आधे घंटे का ये एक छोटा सेशन रखा था, जिसमें मेरा उद्देश्य था कॉमर्स फील्ड के बारे में आपको जानकारी देना। इस पूरे सेशन का वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, ताकि अगर आप बाद में इसके देखना चाहते हो, या फिर नेटवर्क की इशू की वजह से आप लाइव ठीक से ना देख पाए हो, या फिर आप चाहते हो कि किसी और आपके मित्र परिचित के साथ इसको शेयर करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर इसकी लिंक हो सके तो आज ही हम भेजने की कोशिश करते हैं। मैं मीनवाइल आपको मेरा नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। ये है 9561, नीचे लिखा हुआ है बॉटम में 494666। आप हो सके तो इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर मैंने कॉल नहीं भी उठाया तो, या तो फिर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ऑफिस में किससे बात करनी है, किसी से आपकी बात करवा दूंगा अगर मैं उस वक्त उपलब्ध नहीं रहूँ तो। मेरे ख्याल से इतना मेरे साइड से आज जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये आधा घंटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और इससे आपको काफी कुछ ज्ञान आपका बड़ा होगा कि कॉमर्स फील्ड में एक्चुअली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। आप चाहे तो अगले संडे को आपके किसी मित्र को या फ्रेंड को रेफर कर सकते हो। जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको डिटेल्स आया है आप वहीं तो और इंक्वायरी कर सकते हो। अगले संडे हम और एक सेशन रखेंगे जहाँ पे और अलग पेरेंट्स और बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको यहाँ आने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू अगेन, बाय।